राजीव और सीमा को इस मकान में आए अभी 2 दिन ही गुजरे थे। गृह प्रवेश में आए अधिकतर मेहमान अपने घरों को लौट गए थे। सिर्फ राजीव की मां जानकी अभी कुछ दिन और ठहरने वाली थी। आधी रात का समय था। जानकी को प्यास लगी तो वो उठकर रसोई घर में पानी पीने के लिए पहुंच गई। पानी पीने के बाद वो जैसे ही रसोई से बाहर निकली, एक के बाद एक बर्तन अपने आप जमीन पर गिरने लगे। जानकी ने बर्तनों को उठाकर अच्छे से जमाया और लाइट बंद करके वापस अपने कमरे में जाने को मुड़ी। तभी एक बार फिर रसोई की लाइट अपने आप चालू हो गई और बर्तन नीचे गिरने लगे। जानकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने रसोई में जाकर फिर से बर्तन उठाए कि तभी उसे हॉल में कुछ बच्चों के दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अभी अभी यहाँ से भाग कर गया है और कोई अभी भी कहीं से छिपकर मुझे देख रहा है। जानकी रसोई से बाहर आई और हॉल में इधर उधर देखने लगी। सीमा और राजीव का एक ही बेटा था और वो कई घंटे पहले ही सोने चला गया था। फिर आधी रात को कौन घर में दौड़ रहा है, ये सोचकर जानकी पसीने से तरबतर हो गई। जानकी ने पूरा घर देख लिया, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। फिर भी बार बार बच्चों के दौड़ने और हंसने की आवाजें उसे लगातार सुनाई दे रही थीं। ये सब जानकी की समझ से परे था, इसलिए अपने घुटनों को सहलाते हुए वो वापस अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अचानक उसकी नजर कमरे की दीवार पर पड़ी। वहीं से धुआं निकल रहा था। ये धुआं कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। जानकी जैसे ही उस दीवार के नजदीक आई, वो धुआं एक नन की डरावनी शक्ल में तब्दील हो गया, जो जानकी को देखकर जोर से चीखी और फिर धुएं की बवंडर के साथ गायब हो गई। अगले कुछ ही मिनटों में जानकी की चीख सुनकर सीमा और राजीव भी वहां पहुंच गए थे। क्या हुआ माँ? चिल्लाई क्यों? पैर में मोच आई क्या? नहीं बेटा, ये घर सही नहीं है। तुम लोग यहाँ से चलो, भूतों का बसेरा है यहाँ। कमाल करती हो माँ, पूरे 2 करोड़ में ये बंगला मैंने खरीदा है। मैंने सारी कमाई लगा दी और तुम कहती हो यहाँ से चलूं? बेटा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, भगवान ना करे तुम्हें भी दिखे। मुझ पर यकीन करो बेटा, ये घर वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। कुछ तो है यहाँ। मैंने बच्चों के हंसने की अजीब सी आवाजें सुनी और वो डरावनी शक्ल की औरत। बेटा, मैं तो यहाँ अब एक दिन भी नहीं ठहरूंगी। माँ, तुम्हें किसने कहा था अकेले बाहर जाने को? तुम बस घबरा गई हो। नए घरों में आवाजें गूंजती हैं, ये बात क्या तुम नहीं जानती? राजीव कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जब वो अपने बेटे को समझा नहीं सकी तो जानकी ये घर छोड़कर अपने गांव के लिए निकल गई। राजीव, माँ जी नाराज होकर चली गईं। तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। उन्हें यही लगेगा कि हमने बंगला खरीद लिया और माँ को भूल गए। अरे यार, ऐसी बातें कौन करता है? घर में छोटा बच्चा है, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर ये सब सुनकर? ठीक है, उन्हें जाने दो। जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद आ जाएंगी। उन्हें भी तो सोच समझकर बात करनी चाहिए थी ना। 2 दिन बाद सीमा ने अक्षय से कहा कि जल्दी से नाइट ड्रेस पहनकर आ जाए और सो जाए। अक्षय कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। तभी अचानक कमरे की लाइट कुछ सेकंड के लिए चली गई। जैसे ही लाइट फिर जली, अक्षय आईने की ओर झुककर किसी को देखता हुआ निकल पड़ा। आईने में उसके पीछे काली पोशाक पहने एक नन खड़ी थी। उसके दांत काले थे और चेहरा भयंकर दिख रहा था। डरकर अक्षय की चीख निकल पड़ी। सीमा और राजीव दौड़ कर आए। रोते गिड़गिड़ाते अक्षय ने बताया कि उसके पीछे काले कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, नन जैसी वेशभूषा में, और जैसे ही उसने आवाज लगाई वो गायब हो गई। पर उससे पहले भयानक चिल्लाहट कर रही थी। उसकी आंखें लाल लाल थीं और अक्षय पूरी तरह सहम गया था। सीमा ने उसे समझाया कि शायद अंधेरे में वहम हुआ होगा। फिर भी वो उसे पास बिठाकर शांत करने की कोशिश करने लगी। अक्षय को सुला तो दिया गया, पर सीमा के मन में अनहोनी की एक खट्टी सी आशंका रह गई। जानकी के साथ जो हुआ और अब अक्षय के साथ जो दिखा, ये संयोग जैसा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मामला साधारण नहीं था, कुछ बहुत गंभीर घट रहा था। राजीव, ये सब अभी भी नॉर्मल लग रहा है तुम्हें? देखा बच्चा कैसे डर गया। माँ की फालतू बातों का असर हुआ है उसके दिमाग पे। बस तुम भी ज्यादा मत सोचो। मेरी पैकिंग कर दो, मुझे कल ही ट्रिप के लिए निकलना है। अगले दिन अक्षय स्कूल के लिए निकल गया था। राजीव भी अपने 7 दिन के ट्रिप के लिए चला गया था।
घर में सिर्फ सीमा थी। घर के काम खत्म करने के बाद सीमा को हल्की नींद आने लगी। तभी चर्च में बजने वाली घंटियों की आवाज से वो चौंक कर उठ बैठी। उसने अपनी आंखें मलकर देखा, ये सपना नहीं था, वाकई उसके घर से चर्च की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सीमा चौंक कर अपने कमरे से बाहर निकली। तभी पूरे घर की लाइट कट गई। सीमा ने मोबाइल में फ्लैश ऑन किया तो देखा सामने छोटे छोटे बच्चे आग की लपटों से घिरे हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। तभी एक काले कपड़े वाली डरावनी नन दीवार से प्रकट हुई, जिसने घूर कर सीमा की ओर देखा और गुस्से में चिल्लाई, चली जाओ यहां से, ये जगह सिर्फ मेरी है। सीमा तो मानो काटो तो खून नहीं था। ये सब खुली आंखों से देखने के बाद उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। सीमा किसी तरह दौड़कर अपने कमरे में गई और कसकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था, जिसे सुनकर सीमा का हाल बेहाल हो उठा। कुछ देर बाद चर्च में बजने वाली घंटियां बंद हो गईं और उसी के साथ घर में हो रही हलचल भी बिल्कुल शांत पड़ गई। लेकिन सीमा के दिमाग में अब डर बैठ गया था। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। दोपहर के 2:30 बज गए थे। अक्षय स्कूल से आकर बार बार घंटी बजा रहा था, पर सीमा दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। अचानक उसे ख्याल आया कि जो आवाज सुनाई दे रही थी वो डोरबेल की है, चर्च की नहीं। वो मानो अपने डर के घेरे से बाहर आई, दौड़कर दरवाजा खोला और बेटे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। मम्मा, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? मैं पापा को फोन करूं? अभी तक तो ठीक नहीं था बेटा, लेकिन अब मम्मा सब ठीक कर देंगी। तू जल्दी से कपड़े बदल ले, हमें कहीं जाना है। और तुम्हारे पापा इस सब में कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो हमारी बातों में यकीन ही नहीं है। कुछ देर बाद सीमा और अक्षय शहर के एक पुराने चर्च के बाहर खड़े थे और सीमा ने अभी तक हुई सारी घटनाएं फादर को सुना दी। मुझे वहां जाकर ही देखना होगा कि आखिर तुम्हारे घर में कौन सी एंटिटी है जो तुम्हें परेशान कर रही है। लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखना, अकेले मत रहना। अपनी सास को वापस बुला लो, शायद उनके होने से तुम्हें थोड़ी हिम्मत मिल जाए। सीमा ने तुरंत अपनी सास को गांव से लौटने के लिए कहा। फादर को साथ लेकर वो कुछ ही देर में घर के हॉल में आ गई। फादर ने अपना क्रॉस निकालकर कुछ मंत्र पढ़े, आंखें बंद करके क्रॉस को अपने माथे पर लगा लिया। कुछ देर बाद जब फादर ने आंखें खोली तो उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। माय चाइल्ड, जितने जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। जो मैंने देखा, मैं नहीं चाहता कि तुम इस काले अध्याय का हिस्सा बनो। फादर प्लीज मुझे बताइए, आखिर क्या कहानी है इस अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे। और हमने सारी जमा पूंजी लगाकर ये घर खरीदा है, और ऐसे में मेरे पति ये घर छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। फादर प्लीज हेल्प मी। उसकी बात सुनकर फादर ने उस घर की कहानी बताना शुरू किया। सन 1920 में जिस जगह तुम्हारा बांग्ला है, यहाँ एक पुराना चर्च हुआ करता था, जिसके अंदर अनाथ बच्चे रहते थे, जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी नन मर्किल के ऊपर थी। गांव के लोग उसे अनाथ बच्चों की परवरिश करने वाली एक मसीहा समझते थे, लेकिन वो नन दरअसल जैसा दिखती थी वैसी थी नहीं। वो एक शैतान की उपासक थी और शैतान को खुश करने के लिए वो इस चर्च में उसकी पूजा किया करती थी। इस चर्च में जीसस क्राइस्ट नहीं बल्कि शैतान की प्रेयर हुआ करती थी, और वो मासूम बच्चे अनजाने में शैतान की पूजा करके उसे और भी शक्तिशाली बना रहे थे। समय गुजर रहा था। धीरे धीरे नन का पागलपन बढ़ने लगा और उसने इस चर्च में रहने वाले बच्चों को शैतान को बलि देना शुरू कर दिया। जब एक एक करके आधे से ज्यादा बच्चे गायब हो गए तो गांव वालों को उस पर शक होने लगा। एक रात गांव वालों को खबर मिली कि नन मर्किल चर्च में शैतान को बच्चों की बलि चढ़ाने वाली है। गांव के लोगों ने मिलकर इस चर्च को घेर लिया और नन को बाहर आने के लिए कहने लगे। उनके हाथों में मशाल थी और मन में गुस्से का समंदर उमड़ रहा था। उस पल में वो भीड़ किसी भी तरह बस नन को मार डालने के लिए बेताब थी। खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देख नन को इतना समझ में आ गया था कि अब उसका ये शैतानी खूनी खेल और नहीं चल पाएगा। इसलिए उसने सारे बच्चों को एक कमरे में बंद करके वहां से जाने का सौदा किया, लेकिन भीड़ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में मर्किल ने कमरा अंदर से बंद करके खुद को आग लगा ली। उसी आग में जलकर वो मासूम बच्चे और वो नन मारे गए।
उस नन की शैतान को धरती पर बुलाने की ये साधना अधूरी रह गई थी। इसलिए इसी अधूरी इच्छा के कारण वो अतृप्त आत्मा बनकर इसी चर्च में कैद हो गई और तब से आज तक यहाँ भटक रही है। इसलिए जब तुम यहाँ रहने आए तो वो सभी अतृप्त आत्माएं तुम्हें दिखाई देने लगी। वो इस घर पर अपना अधिकार समझते हैं और नहीं चाहते तुम यहाँ रहो। सिर्फ इतना ही नहीं, मुक्ति के लिए उसे एक अंतिम बलि की जरूरत है और अब उसकी नजर तुम्हारे बेटे पर है। वो चाहती है कि वो तुम्हारे बेटे के साथ भी वही करे जो बाकी बच्चों के साथ हुआ। आप क्या कह रहे हैं? फादर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, बस मेरे बच्चे पर कोई बुरी नजर ना पड़े। पर तुम्हारा बेटा कहाँ है? अभी तो इधर था, अचानक कहाँ चला गया? सीमा और फादर घबराकर घर के सारे कमरों में उसे ढूंढने लगे, लेकिन अक्षय कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और सीमा की सास जानकी भी वहां आ पहुंची। वे तीनों मिलकर अक्षय को ढूंढने की खूब कोशिश करने लगे, पर अक्षय ऐसे गायब हो गया मानो वो यहाँ कभी था ही नहीं। क्या यहाँ कोई और कमरा है जो मेरी जानकारी में नहीं है? सीमा कुछ देर तक सिर पकड़े रोती रही, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। इस बंगले में बेसमेंट भी है, वहाँ हमेशा ताला रहता था, हम कभी नहीं गए वहाँ। फादर ये सुनते ही बेसमेंट की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बेसमेंट का ताला खुला हुआ था और सीढ़ियों पर अक्षय की चप्पलें पड़ी हुई थी। नीचे बेसमेंट से बच्चों के दौड़ने की आवाजें आ रही थी। ऐसी आवाजें सुनकर सभी को अजीब सा डर महसूस होने लगा। फादर बेसमेंट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। अभी तक सुनाई दे रही बच्चों की दौड़ने की आवाजें भी शांत हो गई थी। सिर्फ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक सीमा की नजर दीवार पर जाती है जहां अक्षय का फोटो लगा था, जिस पर किसी ने काले रंग से क्रॉस का निशान लगाया हुआ था। फादर ये देखिए, यहाँ कोई तो है, लेकिन अक्षय कहाँ चला गया? किस हालत में होगा मेरा बच्चा? फादर सीमा को चुप रहने का इशारा करते हैं और मंत्र पढ़कर होली वाटर छिड़कते हुए पूरे बेसमेंट का चक्कर लगाने लगते हैं। अचानक ही बेसमेंट में रोशनी होती है और अक्षय एक भयानक शैतान जैसी दिखने वाली मूर्ति के सामने बैठा नजर आता है। वो लगातार छत की ओर देख रहा था और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। वो इस समय उसी नन की आत्मा के कब्जे में है। मैं कुछ करता हूँ। फादर जैसे ही अक्षय के नजदीक पहुंचते हैं, वही भयानक शक्ल वाली नन अचानक वहां प्रकट हो जाती है और फादर को गर्दन से पकड़कर पटक देती है। फादर उछलकर दूर जा गिरते हैं। नन डरावनी आवाज में चीख रही थी और उसकी चीख की आवाज सुनकर सीमा और फादर के कान से खून निकलने लगा था। फादर कुछ तो करो प्लीज, नहीं तो मेरा बच्चा। फादर ने खुद को किसी तरह संभाला और एक बार फिर जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर क्रॉस को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ से होली वाटर नन पर छिड़कते हुए आगे बढ़ने लगे। पानी की बूंदें पड़ते ही नन का चेहरा जलने लगा और वो वहां से गायब हो गई। इसके बाद फादर ने क्रॉस को अक्षय के सर पर रखकर कुछ प्रेयर की, जिसके बाद अक्षय होश में वापस आ गया। सीमा और जानकी ने अक्षय को सही सलामत देखकर फादर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर वे उसी समय बेसमेंट से बाहर आ गए। फादर ने अपने चर्च से टीम बुलाकर कई दिनों तक इस बंगले का एग्जॉर्सिज्म किया, लेकिन शैतान की वह मूर्ति अभी भी वहीं थी। जब तक वो मूर्ति नष्ट नहीं होगी, उससे जुड़ी नकारात्मकता खत्म नहीं हो सकती थी। फादर बेसमेंट में उतरकर उस मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो मूर्ति अचानक गायब हो गई थी। सीमा की सास जानकी का दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि वो वापस अपने पोते को उन बंगले में छोड़े। सीमा भी अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए बंगले को खाली छोड़कर वो हमेशा के लिए जानकी के साथ उसके पैतृक घर में चले जाते हैं। लोग कहते हैं आज भी आसपास से गुजरने वाले लोगों को बंगले से बच्चों के खेलने खिलखिलाने और कभी-कभी रोने चीखने की आवाजें सुनाई देती है। इसीलिए कहते हैं कुछ खंडहरों के सन्नाटे को कभी चीरना नहीं चाहिए। क्या पता उस सन्नाटे में कोई गहरा राज छिपा हुआ हो।